मराठा आधिपत्य में गढ़मंडला यानी जबलपुर का क्षेत्र, जबलपुर मंडला इस प्रकार का यह क्षेत्र, इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर गद्रे और इस पुस्तिका का प्रकाशन किया है गोंडी पब्लिक ट्रस्ट मंडला ने। आज इस पुस्तिका का दूसरा प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नरेंद्र शाह का राजधानी परिवर्तन। ऐसा उल्लेख मिलता है कि पहाड़ सिंह के विद्रोह के पश्चात नरेंद्र शाह ने रामनगर को छोड़कर मंडला को अपनी राजधानी बनाया। जनश्रुति इस तथ्य को सुनिश्चित रूप से मानती है। जहाँ तक समकालीन प्रमाण का प्रश्न है, नरेंद्र शाह की सनदों से इसका आभास अवश्य मिलता है। नरेंद्र शाह की सनदों में एक सनद बैसाख वदी 13 संवत 1755 मई 1698 की, एक सनद मार्गशीर्ष सुदी 2 सनद 1756 फरवरी 1700 की है। ये दोनों सनदें मंडला के निकट स्थित मोहगांव से जारी की गई है और इसके द्वारा नरेंद्र शाह ने खड़गेश्वर ज्योतिष को क्रमशः गोंडी और हरदुआ नाम ग्राम दान में दिए। ऐसी संभावना है कि 1698 ईस्वी के लगभग नरेंद्र शाह ने मंडला को राजधानी बनाया। नरेंद्र शाह द्वारा राजधानी परिवर्तन के पश्चात और राजधानी परिवर्तन के कारण क्या थे, इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि रामनगर सुदूर होने पर भी प्रकृति द्वारा पूर्णतः सुरक्षित नहीं था और वहां आक्रमण से सुरक्षा के लिए दुर्ग आदि की व्यवस्था नहीं थी। रामनगर केवल एक ओर से नर्मदा द्वारा सुरक्षित था। मंडला में दोनों बातें उपलब्ध थी। मंडला के 3 ओर नर्मदा नदी बहती है। चौथी ओर सुरक्षा के लिए नदी की 2 धाराओं को एक खाई द्वारा जोड़कर चारों ओर जल से घिरे छोटे से द्वीपनुमा भूखंड के आसपास प्राचीर बनाकर सुरक्षित रखना सरल था। रामनगर से राजधानी उठ जाने के उपरांत रामनगर वीरान हो गया और मंडला का महत्व क्रमशः बढ़ने लगा। नदी की 2 धाराओं को एक बड़ी खाई से जोड़ दिया गया और इस प्रकार सुरक्षित स्थान पर विशाल किला बनाया गया। खाई के दूसरी ओर शहर का विकास हुआ। इस किले में नरेंद्र शाह ने राजराजेश्वरी भवानी का एक मंदिर निर्मित करवाया, जो आज भी कुछ परिवर्तित रूप में विद्यमान है। पुनः विद्रोह तथा अन्य घटनाएं। पहाड़ सिंह के मारे जाने से नरेंद्र शाह के रास्ते की एक बड़ी बाधा दूर हो गई, किंतु ऐसी स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पहाड़ सिंह के 2 बेटों ने अब नरेंद्र शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्लीमेन ने इस विद्रोह का वर्णन इस प्रकार किया है। पहाड़ सिंह के 2 बेटे भागकर शाही शिविर में चले गए। गढ़ा राज्य प्राप्त करने के लिए शाही सेना प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। उनका नाम अब अब्दुल रहमान और अब्दुल हाजी हो गए। अब्दुल हाजी को मंडला का जागीरदार नियुक्त किया गया। मुगल सेना की एक टुकड़ी के साथ उन्होंने गढ़ा राज्य की ओर प्रस्थान किया और वे नर्मदा घाटी में आए। उसे गंगाजी पंडित नामक मराठा सरदार की भी सहायता मिलने वाली थी। जब नरेंद्र शाह ने अपनी स्थिति निर्बल देखी तो उसने दोनों विद्रोहियों से समझौता करने हेतु अपना दूत भेजा, लेकिन उसे विद्रोहियों ने बंदी बना लिया। इस प्रकार नरेंद्र शाह का दूत विद्रोहियों की कैद से बच भागा और तत्काल मराठों के शिविर में जा पहुंचा। उसने गंगाजी पंडित को धन देने का वादा करके उससे आश्वासन ले लिया कि वह नरेंद्र शाह की ओर से विद्रोहियों से लड़ेगा। इस प्रकार बारहा के जमींदार अमीर खान तथा चौटई के जमींदार खान ने भी नरेंद्र शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अब्दुल रहमान और अब्दुल हाजी से जाकर मिल गए। चारों विद्रोहियों के सम्मुख नरेंद्र शाह की स्थिति बड़ी संकटप्रद हो गई। दुर्भाग्य से सेनापति अहमद खां पहाड़ी सिंह के विरुद्ध हुए युद्ध में पहले ही मारा जा चुका था। गंगाधर बाजपेयी भी एक युद्ध में मारा गया। ऐसे संकट के समय नरेंद्र शाह ने देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद की सहायता की याचना की। यहाँ बख्त बुलंद की स्थिति की चर्चा आवश्यक है। इस समय बख्त बुलंद काफ़ी ऊंच नीच देख चुका था। जून 1691 में औरंगजेब ने उसे अपदस्थ कर कैद कर लिया था।
और उसके स्थान पर उसके भाई दीनदार को गद्दी दे दी। 1695 में बख्त बुलंद को कैद से मुक्त करने मुगल सेना के साथ रख दिया गया, किंतु देवगढ़ की दीनदार की सत्ता थी। शीघ्र ही देवगढ़ की स्थिति में परिवर्तन हुआ। दीनदार की विरोधी प्रवृत्ति देखकर औरंगजेब ने उसका भी दमन किया। दीनदार के पलायन करने पर चांदा के शासक किशन सिंह का अल्पायु पुत्र इस्लाम धर्म स्वीकार करके बेकनाम नाम से देवगढ़ का अधिपति बना। संयोग से इसी वर्ष जुलाई 1696 में चांदा के शासक किशन सिंह की मृत्यु हो गई और चांदा में उसका 20 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र वीर सिंह सत्तारूढ़ हुआ। चांदा और देवगढ़ दोनों स्थानों पर अनुभवहीन शासकों को सत्तारूढ़ देखकर बख्त बुलंद ने अपना भाग्य आजमाना तय किया। वह मुगल सेना से भाग खड़ा हुआ और उसने नेक नाम से देवगढ़ छीन लिया। औरंगजेब ने उसे विद्रोही घोषित करके बख्त बुलंद के स्थान पर उसका नाम निगुन बख्त रख दिया एवं फिरोज जंग को उसके विरुद्ध भेजा। फिरोज ने बख्त बुलंद से देवगढ़ छीन लिया और वहां पुनः नेक नाम को प्रतिष्ठित किया। निराश होकर बख्त बुलंद ने धामोनी होकर मालवा जाने की तैयारी की। इस समय नरेंद्र शाह ने बख्त बुलंद से सहायता की याचना की। बख्त बुलंद तुरंत धामोनी से गढ़ा की ओर चल पड़ा। उधर नरेंद्र शाह ने रामकृष्ण वाजपेयी को भेजकर छत्रसाल बुंदेला से भी सहायता मांगी, किंतु छत्रसाल से सहायता आने के पूर्व ही बख्त बुलंद ने अकेले ही विद्रोहियों का दमन कर दिया। अखबारों के अनुसार बख्त बुलंद ने हाजी के अधिकारी आजम को पराजित किया और उसके 500 अफगान सैनिकों को मारकर उसके पुत्र को बंदी बनाया। नरसिंह भान नामक जमींदार उसे मिल गया। लौडी खान सिवनी में और अब्दुल हाजी अब्दुल रहमान तथा अजीम खान गंगई में खुलसी में मारे गए। 1696 के वर्षा के पूर्व ही विद्रोह का अंत हो गया और नरेंद्र शाह मंडला में पुनः स्थापित हो गया। उसे स्थापित करने पर बख्त बुलंद बरार में चला गया। चारों ओर के विद्रोह की उग्रता का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि नरेंद्र शाह को उसका दमन करने के लिए बख्त बुलंद और छत्रसाल से सहायता मांगनी पड़ी। इस सहायता के बदले नरेंद्र शाह ने बख्त बुलंद को चौरई, डोंगरताल और घुनसार नामक 3 महल दिए तथा छत्रसाल को गढ़ा पहरा, हटा रहली, खिमलासा और दमोह नामक 5 महलों का अधिकार मान्य करना पड़ा। ये 8 महल निकल जाने से नरेंद्र शाह के राज्य का पर्याप्त अंश चला गया, किंतु यह हानि उस हानि की तुलना में बहुत कम थी जो सहायता न मिलने पर होती। सहायता न मिलने पर संभवतः उसे समग्र राज्य से ही हाथ धोना पड़ता। फतेहपुर जागीरदार की बिजपुरा तथा टेकरीपुरा शाखाओं ने भी नरेंद्र शाह की सहायता इस विद्रोह के दमन में की थी। इसके अलावा उन्हें सांडिया, वर्तमान सोहागपुर तहसील का उत्तरी भाग और 84 और छातेर, फतेहपुर से दूधी नदी का मध्य भाग दे दिए गए। यह उल्लेखनीय है कि बख्त बुलंद के अधिकार में अब तक बैतूल और छिंदवाड़ा के पूरे जिले, सिवनी जिले का अधिकांश भाग तथा नागपुर, भंडारा और बालाघाट जिले के कुछ भाग आ गए। साथ ही होशंगाबाद जिले में सोहागपुर पर भी उसका अधिकार था। बालाघाट जिले का उत्तर पश्चिम हिस्सा उसके अधीन था। अब उसका राज्य गढ़ा राज्य से अधिक विस्तृत हो गया। ऐसे ही समय में जबकि बख्त बुलंद की शक्ति शिखर पर थी, नरेंद्र शाह ने अपनी पहली बहन मान कुंवरी का विवाह बख्त बुलंद से कर दिया। इस प्रकार यह भी उल्लेखनीय है कि इस समय तक छत्रसाल ने मुगल फौजदारों को धामोनी से निकाल भगा दिया। उस क्षेत्र में वही प्रबल हो गया। छत्रसाल ने वे 5 किले अपने अधिकार में इस समय तक के लिए होंगे जो नरेंद्र शाह के मुगलों को दिए थे। इसके अतिरिक्त नरेंद्र शाह द्वारा दिए गए 5 महल और मिल जाने से सागर और दमोह के 2/3 क्षेत्र पर छत्रसाल का अधिकार हो गया। विद्रोह के दमन के उपरांत सन 1700 में एक रोचक घटना घटी। इस वर्ष नरेंद्र शाह ने अपने दीवान वासुदेव वाजपेयी को हजारी खान के साथ रतनपुर भेजा। रतनपुर के शासक राय सिंह से युद्ध हुआ। उसे पकड़कर मंडला लाया गया।
फिर राय सिंह के साथ नरेंद्र शाह ने अपनी दूसरी बहन दान कुंवरी का विवाह करके रतनपुर राज्य उसे लौटा दिया। नरेंद्र शाह और मराठे अब्दुल रहमान और अब्दुल हाजी के विद्रोह में हमें पहली बार गढ़ा राज्य में मराठा हस्तक्षेप का संकेत मिलता है। यह निश्चित करना कठिन है कि गंगाजी पंडित कौन था, किंतु तब राजाराम छत्रपति था। इसके बाद मराठों का हस्तक्षेप क्रमशः बढ़ता गया और अंततः मराठा शक्ति ने सैन्य गढ़ा राज्य समाप्त कर दिया। गढ़ा राज्य की सीमा में अगला मराठा हस्तक्षेप उस समय हुआ जब 1699 में कृष्णाजी सामंत नामक मराठा सरदार ने 15,000 घुड़सवारों के साथ पहली बार नर्मदा पार की और धामोनी के निकट कुछ स्थानों को लूट कर लौट गया। प्रारंभिक सुल्तानों के समय से अब तक मराठों ने कभी नर्मदा पार नहीं की थी। इस कृष्णाजी सामंत को देवगढ़ के शासक बख्त मुलन ने अप्रैल 1699 में गिरफ्तार किया था। अनुमान है कि जब हमीद खान ने देवगढ़ पर अधिकार किया तब कृष्णाजी सामंत जून 1699 में देवगढ़ से बचकर भागा। इसके उपरांत कृष्णाजी सामंत का क्या हुआ नहीं मालूम। इस घटना के 4 साल बाद 1704 ईस्वी में जब मालवा पर आक्रमण करने वाले मराठा निमाजी सिंधिया को मुगल सरदार फिरोज जंग ने पराजित किया तो निमाजी बुंदेलखंड की ओर यह सोचकर भागा कि वह धामोनी और गढ़ा होकर घर लौट जाएगा। फिरोज खान ने पीछा जारी रखा और किसी जंगल से उस पर छापा मारा। मराठों के ये छुटपुट धावे उस समय हुए जब मराठा राजाराम और ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए थे। इन धावों से गढ़ा राज्य पर कोई खतरा पैदा नहीं हुआ। इसके उपरांत कई वर्षों तक गढ़ा राज्य को मराठा आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि तब वे अपने आंतरिक मामलों में व्यस्त थे। 1710 के वर्षाकाल से स्थितियां बदलना शुरू हुई। इस समय छत्रपति के साथ वयोवृद्ध सेनापति धनाजी जाधव अथवा चाचा राय भानजी भोसले जैसे विश्वस्त सलाहकार उपलब्ध नहीं थे और बालाजी विश्वनाथ की पेशवा पद पर नियुक्ति होनी थी। छत्रपति शाहू की पहचान मराठा राजा के रूप में थी। अब तक वह मराठों का राजा नहीं बन पाया था। उसका आसन डगमगा रहा था। उसे मुगलों की हार्दिक मान्यता नहीं थी और कोल्हापुर का राजा उसके विरुद्ध था। स्वयं शाहू के सरदारों को यह स्वतंत्रता युद्ध का मात्र प्रतीक था और उस युद्ध की प्रतिष्ठा और सत्ता समर्पण करने का उनका कोई इरादा नहीं था। इस समस्या को सुलझाने के लिए राजा के मंत्रिमंडल ने दोहरी नीति को अंगीकार किया। राज्य के मंत्रियों को राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने का कार्य सौंपा और मुगलों पर आक्रमण करने का कार्य निमाजी सिंधिया, सुल्तान जी निम्बालकर और कान्होजी भोसले को सौंपा गया। वे मुगलों के सूबे पर और गोंड सामंतों पर अकेले या परस्पर सहकार्य से आक्रमण करने लगे। नर्मदा नदी के किनारे उत्तर और पूर्व को प्रसार करते हुए मराठों का असंख्य जमींदारों से संघर्ष हुआ। मराठों के राजनीतिक उदय के पूर्व भी मराठा लोग गोंडवाना में प्रवेश कर रहे थे। बेनगंगा की घाटी में मराठों का प्रवेश किसान, पुरोहित और सैनिक इन 3 स्वरूपों में हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन काल में तलवार की कुशलता से और मराठा राज्य के उदय से वे पर्याप्त भूमि के स्वामी हो गए। 18वीं शताब्दी में भी यही प्रक्रिया जारी रही। वस्तुतः छत्रपति शाहू ने साम्राज्यवादी नीति से और उनके सरदारों के पराक्रम से इस प्रक्रिया को अधिक बल मिला। गोंडावन के राजाओं का मूलोच्छेदन करने का विचार छत्रपति शाहू के मन में भी नहीं था। वहाँ उनका मित्र और मलिक होकर उन्हें सैनिक सहायता देकर उन्हें नियंत्रित करना चाहता था। इन राजाओं के विषय में उनका आदर पर्याप्त भाव नहीं था, अपितु प्राचीन अवशिष्ट राजवंश के विषय में सुसंस्कृत आदमी का सहानुभूति का भाव था। मराठों की दृष्टि से गोंडवन राज्य में परकीय प्रवेश नहीं था। सातवाहन, वाकाटक, राष्ट्रकूट और यादवों का काल भुला दिया गया तो भी शिवाजी के आगरा से पलायन से गोंडावन मार्ग द्वारा रायगढ़ तक प्रवास के कारण मराठा वीरों को तथा राजनीतिज्ञों को गोंडवाना के
राजनीति का परिचय हुआ होगा, यह स्वाभाविक तर्क है। ईस्वी सन 1699 में देवगढ़ का राजा बख्त बुलंद ने मराठों को मदद के लिए आमंत्रित किया। मराठों का अभियान विफल हो गया। छत्रपति साहू के कार्यकाल में उनकी सेना स्वराज्य के व्यवस्थापन में ही व्यस्त थी, अतः उसे पारसोजी द्वारा गोंडवंत से वसूली मात्र 1 लाख रुपया पर संतोष करना पड़ा। ईस्वी सन 1706 में बख्त बुलंद की मृत्यु और 1710 में परसोजी भोसले की मृत्यु तथा मराठों के गृह युद्ध के अवसर का लाभ उठाकर चंद्रपुर का उदय हुआ। चंद्रपुर के वीर शाह की विधवा पत्नी हिराड ईस्वी सन 1704 से 1719 और उसका दत्तक पुत्र राम शाह ने मालोजी नीमाजी सिंधिया की सहायता से देवगढ़ का मुगल जमींदार नेकनाम उर्फ कानसिंह को कैद किया, किंतु नेकनाम ने 1 महीने में ही मालोजी सिंधिया को मार डाला। इसके बाद कुछ वर्ष शांति रही, किंतु घरेलू विवाद से मुक्त होने पर छत्रपति शाहू ने कान्होजी भोसले और उनके बंधुओं के प्रभाव क्षेत्र की ओर ध्यान दिया। ईस्वी सन 1714 के आरंभ में सुल्तान सिंह निम्बालकर, सरलस्कर तथा विसाजी रघुनाथ ने चंद्रपुर पर आक्रमण कर चंद्रपुर का दीवान पोरसा को पराजित किया तथा चंद्रपुर को मराठों का सामंत बनाया। मराठा सेना कान्होजी के नेतृत्व में उत्तर की ओर मुड़कर इनायतपुर लूटकर गढ़ा जिले के सलवानी जाने का विचार करने लगे। इस मार्ग से वह मालवा जाना चाहते थे, किंतु इस मार्ग में जाने पर 10 मई 1715 को जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने पिलुसुम की लड़ाई में कान्होजी को पराजित किया। मालवा के मार्ग की रुकावट देखकर कान्होजी ने इस समस्या का गंभीरता से विचार किया। उनकी पत्नी अंबिकाबाई की मृत्यु और पुत्र रायाजी भोसले का जन्म, इस कारण उस वर्ष भर कुछ भी नहीं किया। फिर भी उसने दिसंबर 1715 में गढ़ामंडला की चौथाई अपने चचेरे भाई संतोष भोसले को सौंपी। गढ़ामंडला का राजा नरेंद्र शाह ने अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का दावा गणेश नृपवर्णन में किया है, किंतु यह पराक्रम कब हुआ था, इसके विरुद्ध हुआ, इसका विवरण नहीं। संताजी भोसले की 1719 में दिल्ली में मृत्यु होने पर राज्य के राजस्व को बंटरबांट हुई। कान्होजी ने 2/3 भाग अपने पास रखकर बाकी हिस्सा राणोजी अर्थात सवाई संताजी को दिया। 1727 में मराठों की ओर से श्रीनिवास प्रतिनिधि ने राज्य में सरदेशमुखी वसूली करना प्रारंभ किया। 14 अगस्त 1727 में 20 जिल्लेज, 14 जुलाई 1748 को 1/3 भाग फतेह सिंह भोसले को सौंपा गया, किंतु कान्होजी को संतुष्ट करने के लिए पुनः यह भाग उन्हें सौंपा गया। 1728 में पेशवाओं की सेना ने आवजी कवड़े के नेतृत्व में गढ़ामंडला पर आक्रमण करने का विवरण माना जाता है, किंतु इस पत्र में उल्लेखनीय भास्कर राम तथा रघुजी भोसले 1733 में ही नियुक्त हुए, अतः हम पत्र को पुनः तिथि निश्चित करना आवश्यक है। वस्तुतः यह पत्र 1739 में आवजी कवड़े तथा रघुजी के सरदारों में हुई झड़पों से संबंधित है, जिसका यथास्थान विवरण दिया जाएगा। 1728 में पेशवा बाजीराव निजाम उल मुल्क से लड़ने में व्यस्त था, अतः उसे इस सदूर अभियान के लिए सेना नियुक्त करना संभव नहीं था। निजाम विरुद्ध पलखेड़ा अभियान से मुक्त होकर ही पेशवा इस ओर ध्यान दे सके। 1728 के अंत में ही पेशवा बाजीराव ने छत्रपति बुंदेला के नियंत्रण पर बुंदेला अभियान किया। तब जनवरी 1729 में उसने देवगढ़ से अपने भाई चिमनाजी को, जो तब मालवा में था, पत्र लिखा कि इधर आवश्यक हो तो मैं आऊँ या फिर बुंदेलखंड बढ़ूँ। देवगढ़ के राजा से मेल करने के बाद वह गढ़ा की ओर रवाना हो गया और गढ़ा की ओर जाने का
उद्देश्य आक्रमण न होकर वहाँ से बुंदेलखंड की ओर जाना था। जब बाजीराव गढ़ा में था तब फरवरी 1729 में उसे छत्रसाल का पत्र मिला, जिसमें उसने मोहम्मद खां वंशज के विरुद्ध बाजीराव से सहायता मांगी थी। बाजीराव तुरंत छत्रपति की सहायता के लिए रवाना हो गया और उसने मोहम्मद खान को पराजित कर वृद्ध छत्रसाल की मान रक्षा की। इस उपकार के लिए छत्रसाल ने बाजीराव को अपने राज्य का 1/3 हिस्सा कृतज्ञता ज्ञापन स्वरूप समर्पित किया। 14 दिसंबर 1731 को छत्रसाल की मृत्यु हो गई। अगले वर्ष अर्थात 1732 में छत्रसाल के पुत्रों की मृत्यु हो गई। अगले वर्ष 1732 में छत्रसाल के पुत्रों में बाजीराव को कालपी, हटा, सागर, गढ़ाकोटा, झांसी, सिरोंज, कुंच तथा हृदयनगर सौंप दिए। इस प्रकार 1732 में सागर दमोह का उत्तरी क्षेत्र पेशवाओं के अधीन हो गया। पेशवाओं ने गोविंद पंत बुंदेला को सागर मुख्यालय में अपना कमाविस्वारदार के रूप में रखा। नरेंद्र शाह के राज्यकाल में कुछ सामान्य जानकारियां मिली है। इस समय कटंगी जबलपुर जिले में एक सैनिक चौकी थी, जहां की सैनिक टुकड़ी का नायक राव चूड़ामन था, जो आहिर जाति का था। चूड़ामन को उसकी सैनिक सेवाओं के उपलक्ष्य में केमोरी जबलपुर के आसपास 22 ग्राम दिए गए। वहां चूड़ामन ने अपने पुत्र हमीर देव को स्थापित किया। वह 1722 की बात है। चूड़ामन का प्रभाव देवरी, सागर तक क्षेत्रों में था, जो 1731 तक उसके पास रहा। बाद में 1731 में गोर के दुर्ग शाह ने चूड़ामन से देवरी छीना। वह भी ज्ञात होता है कि भंडारा जिले में तुरामपुरी के जागीरदार को नरेंद्र शाह ने सनद देकर जागीर सौंपी थी। इससे प्रमाणित होता है कि नरेंद्र शाह के समय गढ़ा राज्य की सत्ता भंडारा जिले तक विस्तृत थी, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थित ठाकुर टोला, गंडई, बरबसपुर, सिलहटी, डोली लोहार जागीरदारियाँ, जिन्हें खलोदी जमींदारियाँ कहा जाता है, संभवतः नरेंद्र शाह द्वारा प्रदत्त की गई थी। साथ ही संभवतः इसी दुर्ग जिले का खैरागढ़ क्षेत्र भी खैरागढ़ रियासत को गढ़मंडला के किसी शासक संभवतः नरेंद्र शाह के समय दिया गया था। यह इलाके नरेंद्र शाह के समय अधिकृत किए गए थे या पहले से गढ़मंडला में अधीन थे, यह कहा नहीं जा सकता। परिवार और अधिकारीगण। नरेंद्र शाह की 2 बहनें थीं, मानकुंवरी और दानकुंवरी। उनका विवाह कमशाह देवगढ़ के शासक बख्त बुलंद और रतनपुर के राजा राज सिंह से हुआ था। नरेंद्र शाह के 2 पुत्र थे, जिनमें से यहाँ राजशाह संभवतः ज्येष्ठ था, क्योंकि वही नरेंद्र शाह का उत्तराधिकारी हुआ। 1690 ईस्वी संवत 1795 की सनद में रानी सोनकुंवरी का उल्लेख है, जो संभवतः नरेंद्र शाह की पत्नी थी। नरेंद्र शाह के समय के कुछ अधिकारियों के नाम उनकी सनदों से प्राप्त होते हैं। उसका परीक्षण करने से ज्ञात होता है कि पहाड़ सिंह का सावंत 1744 की सनद में जिन अधिकारियों के नाम दिए गए हैं वह नरेंद्र शाह के समय नहीं थे। नरेंद्र शाह के सत्तारूढ़ होते ही नवीन अधिकारी नियुक्त किए। पहाड़ सिंह के समय के राव खंडेराय, प्रधान स्वामित्र राय, ठाकुर गोविंद राव और पांडे सुधाकंठ अब न थे। खड़गेश्वर ज्योतिष, जिनके नाम पर नरेंद्र शाह की 5 सनदें मिली है, वे राज ज्योतिष थे। इनमें से 3 सनदों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। शेष 2 में से एक श्रावणवदी 7 संवत 1756 अगस्त 1699 की है, जिसके द्वारा उन्हें दिवाय नाम ग्राम दान में दिया गया। दूसरी सनद श्रवणीवदी संवत 1762 अगस्त 1705 की है, जिसके द्वारा उन्हें पहले दिए गए गोंझी तथा हरदुआ ग्राम के बदले कुदवारी तथा बसरिया नामक ग्राम प्रदत्त किए गए। खड़गेश्वर ज्योतिषी के बाद उनके भाई इंद्रमणि ज्योतिषी 1717 ईस्वी में
इस पद पर आए। कार्तिकवदी एक संवत 1744 नवंबर 1717 में उन्हें नरेंद्र शाह से सरही नाम का गांव प्रदत्त किया गया था। रामकृष्ण वाजपेयी कुछ समय के लिए दीवान थे। ये 1690 में विद्यमान थे। बाद में सनदों में इनका नाम नहीं है। वे भूपति राय संभवतः रामकृष्ण के बाद दीवान हुए, क्योंकि पहली सनद में इनका नाम दूसरे स्थान पर है, जबकि दूसरी सनद में पहले स्थान पर। भूपति राय वाजपेयी 1698 तक दीवान रहे, क्योंकि अगली 1699 से 1700 ईस्वी की सनदों में इनका नाम नहीं है। तदनंतरम 1699 से 1700 की सनदों में खिजर खां, बिदर खां को दीवान लिखा गया है। 1705 की सनद में किसी राव नरेंद्र का उल्लेख है। संभवतः राव सुंदरदास बाद में दीवान हुआ। सुंदरदास के उपरांत वासुदेव वाजपेयी जो वकील था, प्रतिनिधि पदोन्नत करके दीवान बना दिया गया। उससे स्पष्ट होकर उसे कुछ समय के बाद नरेंद्र शाह ने अपदस्थ किया और फिर जोधी नामक एक साधारण व्यक्ति को दीवान बनाया। पूर्वलिखित गंगाधर वाजपेयी भी किसी महत्वपूर्ण पद पे थे। अहमद खान सेनापति रहे, यह कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त त्रिभुवन राय वाजपेयी, नीलकंठ वाजपेयी, लक्ष्मण राय वाजपेयी, राव भगवत राय, ठाकुर दुद्दी, ठाकुर किस्सूदास, किशनदास, श्री कृष्ण वाजपेयी, राव भीमसेनी, परमेश्वरी दास वाजपेयी, राव श्रीराम का उल्लेख सनदों में है। निश्चित ही ये राजकीय अधिकारी थे। नरेंद्र शाह ने अधिकारियों में वाजपेयी लोगों को प्रधानता दी थी और मुसलमानों को भी उच्च पद दिए थे। कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम इन सनदों में दस्तखतों से ज्ञात होते हैं, जो संभवतः राजस्व विभाग के थे, ग्रामदान के काम से संबंध रखते थे। वे हैं ताराचंद, उदय भानु, गोपाल, राय सिंह, त्रिभुवन, भागवत, साहिब राय, अनूप सिंह और कमल नयन वाजपेयी। मृत्यु एवं मूल्यांकन। नरेंद्र शाह की मृत्यु के संबंध में लेखकों में मतैक्य नहीं। वैसे उनकी मृत्यु 1731 में मानना सत्यता के निकट होगा। मृत्यु के समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष थी। नरेंद्र शाह का शासनकाल सिंहासन की रक्षा के लिए किए गए युद्धों से परिपूर्ण रहा। राज्य विस्तार तो दूर, विरासत में प्राप्त राज्य को भी वह मृत्युपर्यंत न बनाए रख सका। यदि यह स्थानीय वृत्तकारों से बातें सत्य माने तो नरेंद्र शाह ने अपने राज्यकाल में अपने राज्य की रक्षा के बदले राजाओं को 13 महल भेंट दे डाले। जो कहे तो उसे देना पड़े। इस पर भी अंधविश्वासी इतना ही ज्योतिषियों को भी 5 गांव दिए। ऐसा करने के फलस्वरूप गढ़ा राज्य की सीमा संकुचित हो गई और पहाड़ियों से गढ़ा राज्य की कमजोरी भी महसूस हो गई। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मराठों के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ और गढ़ा राज्य मराठों का सामंत राज्य बन गया। नरेंद्र शाह के लंबे शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण में 1707 में हुई और 1710 ईस्वी के कुछ समय बाद प्रबल पड़ोसी बुक्त बलंद की भी मृत्यु हो गई, किंतु दोनों का स्थान मराठों ने लिया और उनके आक्रमणों का मुकाबला न कर पाने के कारण उसे करद सामंत की स्थिति स्वीकार करना पड़ी। नरेंद्र के 24 वर्ष के राज्यकाल में किसी भी विद्रोह का उल्लेख नहीं मिलता। इसका कारण स्पष्ट है कि मराठों का खड़ग हस्त्र उनकी रक्षा के लिए सन्नद्ध था, तो भला विद्रोही की कौन हिम्मत करता। शासन के प्रारंभिक वर्षों में जबकि अल्पायु था, उसे अपने अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिला। विद्रोह में उसे जो सफलता मिली उसका श्रेय रामकिशन वाजपेयी, गंगाधर वाजपेयी और सेनापति अहमद खान को है। शासन के उत्तरार्ध में विद्रोही न होना मराठा शक्ति का प्रतीक है, न कि नरेंद्र शाह के प्रशासनिक सफलता का। नरेंद्र शाह महाकाली का भक्त था, यह सुनिश्चित है, क्योंकि उसके द्वारा जारी की गई सनदों पर अंकित सरकारी मुद्रा में महाकाली लिखा है। आज का भाग यहीं समाप्त करते हैं और आपको अभी तीसरा भाग अग्रेषित करूँगा। वाचक संतोष गुड़बोले।